हेलो। नमस्कार साथियों। कल हमने 1857 की क्रांति में राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य, सैन्य परिदृश्य और यहाँ की प्रमुख छावनियाँ और रियासतों के प्रमुख शासक आदि के बारे में अध्ययन किया। आज की हमारी जो दूसरी क्लास है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में क्या कारण रहे जिनकी वजह से यहाँ पर क्रांति पनपी, और किन किन स्थानों पर कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं और कौन कौन सी इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति में राजस्थान। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में क्रांति के प्रमुख कारण। राजस्थान और भारत दोनों ही में क्रांति के कारण लगभग समान थे, और उन कारणों को हम एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला कारण तो था शासक वर्ग की असंतुष्टि। पहला कारण था शासक वर्ग की असंतुष्टि। ये शासक वर्ग की असंतुष्टि क्यों थी? शासक वर्ग की असंतुष्टि का प्रमुख कारण जो था वो ये था कि सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत जहां अंग्रेजों ने ये शर्त रखी थी कि अंग्रेज राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु व्यवहारिक तौर पर अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और कई सारी रियासतों के अंदर उन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप किया, जिसमें उदाहरण के तौर पर हम कोटा, भरतपुर, डूंगरपुर आदि रियासतों को देखते हैं कि उनके उत्तराधिकार के मामलों में इन्होंने वहां हस्तक्षेप किया, और इस वजह से शासक वर्ग जो था उसमें एक असंतुष्टि का माहौल अंग्रेजों के प्रति था। तो सहायक संधि प्रथा, सहायक संधि की शर्त में सहायक संधि की शर्त में आंतरिक मामलों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना ब्रिटिश कंपनी द्वारा स्वीकार किया है। परंतु व्यावहारिक तौर पर अंग्रेज निरंतर राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहे।
उदाहरण के तौर पर कोटा रियासत, भरतपुर रियासत, एवं डूंगरपुर रियासत। इन रियासतों के मामलों में अंग्रेज निरंतर हस्तक्षेप करते रहे और इस प्रकार से और भी रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और जिस वजह से शासक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति एक असंतुष्टि का माहौल था। इसके साथ दूसरा कारण, क्रांति के कारणों में से जो दूसरा कारण था वो आर्थिक कारणों से जुड़ा हुआ था। आर्थिक कारणों में कारण ये था कि सहायक संधि प्रथा से पहले मराठे राजस्थान की रियासतों से खिराज वसूलते थे और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ के शासकों से संधि की गई तो उन्होंने वो खिराज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वसूलना शुरू कर दिया। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती थी कि वर्षा नहीं हो पाती थी, अकाल हो जाता था तो उपज सही नहीं हो पाती थी, तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण जब खिराज कम होता था तो उसके उपरांत भी अंग्रेज जो हैं वो निरंतर खिराज की मांग करते रहते थे और अगर खिराज की कम वसूली दी जाती थी तो फिर वो एक उसको उस पर ब्याज जोड़ करके वो आगे के समय में उसको लेते रहते थे और इस प्रकार से इन आर्थिक कारणों से राज्यों में और जो ठिकानेदार थे उनके अंदर इसको लेकर के एक असंतुष्टि का माहौल पनपा। आर्थिक कारण जो कि राज्यों से लिए जाने वाले खिराज, असंतुष्टि। दूसरा कारण ये आर्थिक कारण। तीसरा प्रमुख कारण था डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। जैसा कि हमने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लागू किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोद निषेध नीति, यानी वे राज्य जिनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है वे किसी को दत्तक नहीं ले पाएंगे और उस राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर कर दिया जाएगा। राजस्थान में इस नीति का पहला शिकार राजस्थान में इस नीति का पहला शिकार ब्यावर बना। ब्यावर को विलय नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया। करौली को भी विलय का प्रस्ताव रखा गया, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इसे खारिज कर दिया।
से खारिज कर दिया गया। आगे के कारणों को हम देखेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख कारण थे वो थे सामाजिक सुधार। जैसा कि हम भारत में 1857 की क्रांति के संदर्भ में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर यहाँ पर कई सारी जो कुप्रथाएं व्याप्त थी उन कुप्रथाओं के अंदर सुधार करने का प्रयास किया। यद्यपि वे कुप्रथाएं थी और उन्हें अंग्रेजों ने हटा करके भारतीय समाज के लिए अच्छा कार्य किया, परंतु जो भारतीय लोग थे उनके अंदर इस बात को लेकर के असंतुष्टि थी कि अंग्रेज जो हैं वो उनके जीवन के अंदर, उनके धार्मिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इसके लेकर सामान्य जनता, इसको लेकर के जो सामान्य जनता थी, जो धर्म गुरु थे और ये सभी जो लोग थे, उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति एक असंतोष व्याप्त था। तो ईआईसी द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, किए गए सामाजिक सुधार जनता में असंतोष का कारण बने। और अगर प्रमुख कारणों की बात करें तो शैक्षिक जागृति, व कवियों का योगदान। अगर राजस्थान के संदर्भ में प्रमुख कवियों की बात करें जिनका 1857 की क्रांति से संबंध रहा है, उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है सूर्यमल्ल मिश्रण, शंकरदान दामोर और बांकीदास। ये प्रमुख कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से 1857 की क्रांति में लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। जन जागरण का प्रयास जो है वो निम्नलिखित कवियों और इनके अलावा और भी कई सारे कवि थे जिनके द्वारा ये प्रयास किया गया। और सबसे अंत में जो इस क्रांति के सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण था, जिसे हम क्रांति का तात्कालिक कारण कहते हैं, जैसा कि हम भारत में क्रांति के संदर्भ में पढ़ चुके हैं कि गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस। पूर्व में सेना में ब्राउन बेस राइफल्स का प्रयोग होता था और ब्रिटिश कंपनी ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए इसके स्थान पर रॉयल एनफील्ड नामक राइफल को प्रयोग करने की योजना बनाई। और इस रॉयल एनफील्ड राइफल का जब प्रयोग करने के लिए जो कारतूस होती थी, उस कारतूस को मुंह से काट कर उसके अंदर लोड करना होता था। और उसको मुंह से काटते समय उस कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी, तो उसको काटने से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों का धर्म भ्रष्ट होता था। और जब यह समाचार सेना में व्याप्त हुआ, विभिन्न सैनिक टुकड़ियों, चाहे वो बैरकपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे नसीराबाद हो, नीमच हो, आदि सभी सैनिक छावनियों में जब ये समाचार व्याप्त हुआ तो ये क्रांति के तात्कालिक कारण के रूप में प्रस्फुटित हुआ। पूर्व में
सेना में ब्राउन बेस राइफल प्रयोग की जाती थी। ब्राउन बेस राइफल प्रयोग की जाती थी। अब तत्पश्चात रॉयल एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। और इसमें प्रयुक्त कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी लगी होती, जिसे चलाने से पूर्व दांत से काटना होता था और उसको दांत से काटने से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों का धर्म भ्रष्ट होता था। इस प्रकार से यह कारण 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण बना और उसके पश्चात 10 मई को मेरठ में, अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम बात करें तो 10 मई को मेरठ में क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में क्रांति की प्रमुख घटनाएं। और इन प्रमुख घटनाओं को हम निम्नलिखित चरणों में देखें। सबसे पहला चरण जो रहेगा इसका, वो रहेगा प्रारंभिक घटना। तत्पश्चात क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से स्थान रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद नंबर 2, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा, जिसमें से ब्यावर और खैरवाड़ा इन दो सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये इस तथ्य को हमने कल देखा था। तो इसके बाद क्रांति के प्रमुख जो केंद्र जो थे, जहां से क्रांति शुरू हुई, वो हुई नसीराबाद से। क्योंकि हमने देखा था कि भारत के स्तर पर मेरठ में क्रांति का आगाज 10 मई 1857 को हुआ और 10 मई 1857 को वहां से क्रांति करने के पश्चात मेरठ के जो सिपाही थे वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित किया। और उसके पश्चात राजस्थान के अंदर क्रांति का जो प्रारंभ है वो नसीराबाद से हुआ था और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 28 मई 1857। नसीराबाद के बाद प्रमुख केंद्र नीमच, नीमच के पश्चात एरिनपुरा
और एरिनपुरा विद्रोह आगे चलकर आउआ विद्रोह से जुड़ जाता है। आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ यहाँ के जो सिपाही हैं वो एरिनपुरा से चल करके और फिर वो आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ मिल जाते हैं वहां पर, और उस घटनाक्रम का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इसके बाद कोटा। कोटा के विद्रोह को राजस्थान में होने वाले सभी विद्रोह की घटनाओं में सबसे व्यवस्थित विद्रोह कहा जाता है। कोटा का विद्रोह राजस्थान का सर्वाधिक सुनियोजित विद्रोह। जहां पर क्रांतिकारियों ने लगभग 6 माह तक कोटा रियासत के ऊपर कब्जा करके रखा और वहां के जो महाराव थे उनको बंधक बना के रखा। तत्पश्चात करौली के शासक महाराव मदन पाल के आने के पश्चात कोटा रियासत को मुक्त किया जा सका और शासक राम सिंह को पुनः पदस्थ किया गया। तो अब हम इन सभी घटनाओं का अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्रांति की प्रारंभिक घटना। क्रांति के समय जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जब 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आबू में थे और अजमेर का जो नागरिक प्रशासन है तत्कालीन समय में अजमेर का नागरिक प्रशासक या नागरिक प्रशासन का नियंत्रक उस समय डिक्सन हुआ करता था। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को सूचना पहुंचाई गई कि मेरठ के अंदर विद्रोह प्रारंभ हो गया है और अब अजमेर जो है, अजमेर चूंकि यहाँ पर शस्त्रागार था तो अजमेर की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, ऐसे निर्देश जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को दिए गए। और जब ये निर्देश दिए गए तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के सेनापति कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में एक सेना को अजमेर भेजा। देखिए इसको हम आगे लिख लेते हैं। मेरठ में विद्रोह की सूचना मिलने पर पैट्रिक लॉरेंस को अजमेर की सुरक्षा हेतु सतर्क किया गया। अजमेर की सुरक्षा हेतु सतर्क किया गया। इस पर पैट्रिक लॉरेंस ने
इस पर लॉरेंस के आदेश पर लॉरेंस के आदेश पर जोधपुर महाराजा जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के सेनापति कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी गई। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी गई और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर पहले से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी अजमेर के अंदर, परंतु पैट्रिक लॉरेंस को उस सेना पर विश्वास नहीं था, तो उसने अजमेर में कार्यरत 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको नसीराबाद भेज दी और यहाँ पर अजमेर की सुरक्षा के लिए दो मेर रेजिमेंट, डीसा से यूरोपियन सैनिकों की एक रेजिमेंट को उसने वहां पर बुलवा लिया, अजमेर की सुरक्षा के लिए बुलवाया और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया गया और नसीराबाद जाने के पश्चात उनसे उनके हथियार वगैरह ले लिए गए। तब सैनिकों में यह भावना घर कर गई कि कंपनी जो है वो उन पर विश्वास नहीं कर रही है और यह नसीराबाद छावनी में विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। तो इसको हम आगे देखते हैं कि अजमेर से पैट्रिक लॉरेंस ने पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया तथा अजमेर की सुरक्षा हेतु अजमेर की सुरक्षा हेतु दो मेर रेजिमेंट तथा डीसा, यानी डीसा कहां पर है? गुजरात में। गुजरात से यूरोपियन सैनिकों की टुकड़ी अजमेर बुलाई। तो इस प्रकार से यह क्रांति के प्रारंभिक घटनाक्रम था कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है तत्कालीन समय में आबू में थे और वहां पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा सूचना पहुंचाई गई कि अजमेर की सुरक्षा की थी और अजमेर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है उसने कुछ निर्णय लिए
उस निर्णय के तहत उसने वहां की जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया। और उसको नसीराबाद स्थानांतरित करने के उपरांत वहां पर उसने दो मेयर रेजिमेंट बुलाई। तीसरा गुजरात से यूरोपियन सैनिकों की एक रेजिमेंट और तोपें उसने यहाँ पर मंगवाई। इसके अलावा जोधपुर महाराजा तख्त सिंह जी के जो सेनापति जो थे, तख्त सिंह के सेनापति कुशल राज सिंह के नेतृत्व में एक घुड़सवार सेना इसने यहाँ पर बुलवाई। ये इसके प्रारंभिक उपाय थे। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं अब नसीराबाद की, कि नसीराबाद छावनी जो थी उसमें क्या घटनाक्रम हुआ। नसीराबाद छावनी में घटनाक्रम। नसीराबाद छावनी में घटनाक्रम के अंतर्गत यहाँ के एक सिपाही बख्तावर सिंह ने वहां के सैनिक अधिकारी प्रिचार्ड से यह प्रश्न किया कि क्या आप हम पर विश्वास नहीं करते हैं। और जब वो सैन्य अधिकारी प्रिचार्ड के द्वारा वहां पर सही जवाब नहीं दिया गया, तब नसीराबाद छावनी के अंदर 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की पहली घटना संपन्न हुई। और नसीराबाद छावनी के अंदर जब ये घटना हुई तो वहां पर दो अंग्रेज अधिकारी, फॉर्टिस वुड और न्यूबेरी नाम के दो अंग्रेज अधिकारी जो थे वो मारे गए। और जो सिपाही थे वो वहां पर लूटमार मचाते हुए वे सीधे दिल्ली के लिए कूच कर गए। अगर ये सिपाही नसीराबाद से दिल्ली कूच करने की बजाय अजमेर की ओर कूच कर जाते तो क्रांति का परिणाम कुछ और होता। तो नसीराबाद से अजमेर की बजाय सीधे दिल्ली चला जाना इस क्रांति की असफलता के कारणों में से एक कारण माना जाता है। तो इस घटनाक्रम को हम देखेंगे कि नसीराबाद छावनी के नसीराबाद छावनी के सैनिक बख्तावर सिंह ने बख्तावर सिंह ने सैन्य अधिकारी प्रिचार्ड के समक्ष संदेह पर प्रश्न उठाए। सम्मानजनक उत्तर संतोषजनक उत्तर न मिलने पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और राजस्थान के संदर्भ में क्रांति की प्रथम घटना तथा 28 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और सैनिक जो थे जब उन्होंने विद्रोह किया यहाँ पर, और इस विद्रोह में कर्नल स्पॉटिसवुड व न्यूबेरी मारे गए तथा सैनिकों ने लूट मार मचाते हुए
दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली की ओर कूच। इस प्रकार से राजस्थान में क्रांति की प्रथम घटना प्रारंभ हुई 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को इस घटनाक्रम के अंदर कर्नल स्पॉटिसवुड और न्यूबेरी मारे गए। यहाँ के सैनिक बख्तावर सिंह ने सैन्य अधिकारी रिचार्ड के समक्ष संदेह का प्रश्न रखा और यहाँ पर जो विद्रोह करने वाली टुकड़ी थी वो कौन सी टुकड़ी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इससे जुड़े प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान में क्रांति का पहला घटनाक्रम कब हुआ? 28 मई 1857 को। कहां पर हुआ? नसीराबाद में। और यह जो घटनाक्रम है वो सेना की किस टुकड़ी द्वारा किया गया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा, जिसे अजमेर से नसीराबाद के लिए स्थानांतरित किया गया था। अब हम आगे नीमच के अंदर जो विद्रोह का घटनाक्रम उसको देखें। नीमच छाप। नीमच छावनी। नीमच छावनी वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नसीराबाद छावनी में जब विद्रोह हो गया तो नीमच छावनी के अंदर वहां के जो सैन्य अधिकारी थे उनमें एक हड़बड़ी मच गई और इस हड़बड़ी के कारण नीमच छावनी का एक सैन्य अधिकारी जिसका नाम था कर्नल एबट। कर्नल एबट। और कर्नल एबट ने वहां के जो सैनिक थे उन्हें गंगा और कुरान की शपथ दिलाई, हिंदू और मुस्लिम सभी सैनिकों को, कि वे अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त रहेंगे। और जब ये शपथ दिलवाई गई तब वहां पर अलीबेग नाम का एक सिपाही था और उस सिपाही ने ये कहा कि क्या अंग्रेजों ने अवध के संबंध में अपनी शपथ का पालन किया? और जैसा कि सभी जानते हैं कि अवध के संबंध में अंग्रेज जो थे वो अपनी जो शपथ थी उस पर कायम नहीं रहे। तो अली बेग द्वारा ये कहा गया तो हम भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। और इस घटनाक्रम के पश्चात सैनिकों के प्रति एक संदेह व्याप्त हो गया था और 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह हो चुका था। और नसीराबाद में विद्रोह होने के पश्चात नीमच के अंदर इस क्रांति की जो चिंगारी थी वो वहां प्रस्फुटित होना स्वाभाविक घटनाक्रम था। तो नीमच छावनी में जो विद्रोह की घटना हुई वो 3 जून 1857 को यहाँ पर यहाँ का जो घटनाक्रम है उसके अंतर्गत कर्नल एबॉट ने सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई। स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई। और इस दौरान अलीबेग नाम के अलीबेग नामक
मुस्लिम सैनिक ने अवध का हवाला देते हुए शपथ का पालन करने से इनकार कर शपथ का पालन करने से इनकार। तो जहां पर कर्नल एबट द्वारा स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई जा रही थी, वहीं अली बेग ने अवध का हवाला देते हुए अंग्रेजों को यह कहा कि हम भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, और उसने वो जो कसम थी या जो शपथ थी उसको मानने से मना कर दिया। तथा 3 जून को किसके नेतृत्व में, यहाँ के जो क्रांति के नेतृत्व करता थे अली बेग और हीरा सिंह। अब इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि नीमच छावनी में 3 जून को विद्रोह हो गया, और विद्रोह होने के पश्चात यहाँ पर जो अंग्रेज जो रहते थे, उन अंग्रेजों के जो परिवार और उसके जो सदस्य थे, कुल मिलाकर जो 40 अंग्रेज मेंबर्स जो थे वो वहां से भाग गए। और जब वे वहां से भाग गए तो वे वहां से भाग करके डूंगला चित्तौड़गढ़ में पहुंचे, जहां पर रुगाराम जाट नाम के एक व्यक्ति के पास उन्हें रखा गया, और तत्पश्चात उन्हें वहां से सुरक्षित निकलवा कर, महाराणा की सहायता से उन्हें वहां से सुरक्षित निकलवा करके और पिछोला झील के निकट जग मंदिर में सुरक्षित रखा गया। और उनका उनकी सुरक्षा का जो दायित्व था वो गोकुल मेहता नामक व्यक्ति को दिया गया, और उस व्यक्ति ने उनकी सुरक्षा की। और नीमच छावनी के जो सिपाही थे वो वहां से हमीरगढ़, और हमीरगढ़ से होते हुए शाहपुरा गए, जहां पर शाहपुरा के शासक जो थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह, उन्होंने उन्हें रसद सहायता उपलब्ध करवाई और अंग्रेजों के लिए अपने वहां के द्वार बंद कर दिए। और तत्पश्चात यहाँ के जो सिपाही हैं वो शाहपुरा से टोंक, टोंक से आगरा, और आगरा से दिल्ली की ओर नीमच के सिपाहियों ने कूच किया। इसको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह के पश्चात, नीमच में विद्रोह के पश्चात छावनी में रह रहे अंग्रेज परिवारों के 40 सदस्य वहां से भागकर डूंगला चित्तौड़गढ़ में शरण लेते। किसके वहां शरण लेते हैं? रुगाराम जाट के घर। रुगाराम जाट के घर पे। तत्पश्चात इन्हें यहां से पिछोला झील के निकट जग मंदिर में
किसके निर्देशन में? गोकुल मेहता के संरक्षण में रखा जाता है। अब ये तो हुई वहां के जो ब्रिटिश जो परिवार था, या वहां के जो ब्रिटिश परिवार के जो लोग थे, वो वहां से निकल कर कहाँ गए और कहाँ रहे। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे सैनिकों के संदर्भ में। और सैनिकों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि छावनी पर कब्जे के पश्चात छावनी पर कब्जे के पश्चात सिपाही दिल्ली की ओर प्रस्थान करते सिपाही दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। और इस यात्रा के दौरान, नीमच से दिल्ली की अपनी इस यात्रा के दौरान, इनका स्वागत शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह। ये प्रश्न अभी 31 मई 2026 को जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ, ग्रुप ए का जीके का पेपर, उसके अंदर पूछा गया था कि शासक लक्ष्मण सिंह, कहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को सहायता उपलब्ध करवाई थी। और उसके अंदर बांसवाड़ा का नाम भी था और शाहपुरा का नाम भी था। और शाहपुरा के शासक का नाम अक्सर कहीं पर देखने में ज्यादा आता नहीं है, और बांसवाड़ा का शासक भी चूंकि उस समय लक्ष्मण सिंह ही था, तो इस वजह से कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो शाहपुरा के शासक उस समय लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और उन्हें राशन उपलब्ध करवाया। क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा ब्रिटिशर्स के लिए द्वार नहीं खोले। तत्पश्चात ये जो सिपाही हैं, वो शाहपुरा, शाहपुरा से ये पहुंचते हैं टोंक, टोंक से ये सिपाही जाते हैं आगरा, और आगरा से इनका पहुंचना होता है दिल्ली। इस प्रकार से ये जो नीमच छावनी है, ये यहाँ के जो सिपाही हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं। और जब ये सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं, तो पीछे जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज सेना वहां पर भेज करके और नीमच छावनी पर पुनः कब्जा कर लिया जाता है। और 6 जून 1857 को नीमच छावनी पर पुनः अधिकार अंग्रेजों का हो जाता है। इस प्रकार से नीमच छावनी का विद्रोह समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आगे जो आउगा और कोटा का जो विद्रोह है, उसके बारे में और क्रांति के संबंध में और जो तथ्य हैं, उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।